इंग्लिश स्पीकिंग में क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा सेशन लेने जा रहा हूँ जिसमें आप खुद से अपने आप से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इंग्लिश बोलने की बात आती है तो वहाँ पर बात आती है कॉन्फिडेंस की। एंड हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, आई एम गोइंग टू टेल यू टू कलेक्ट, टू accumulate द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अगर आपको बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है तो फिर आपको ये क्वेश्चन वर्ड्स बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड्स जब आप सीख लेंगे और क्वेश्चन करना सीखेंगे, सामने वाले से पहले अगर आप बोलना सीखेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ये मेरी गारंटी है। आप पहले बोलना सीखें, उसके बाद दूसरे वाले को इंतजार करें दूसरे के जवाब का। अगर आप जवाब का इंतजार करते रहेंगे, अगर आप केवल ये सोचते रहेंगे सामने वाला क्वेश्चन करे, तब आप वहां पर अटकेंगे। तो इसी वजह से ये सेशन है आप सभी लोगों के लिए, स्पीकिंग का 5th क्लास, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं बोर्ड पर, और ये वो वर्ड्स हैं जिनमें आप कुछ वर्ड से तो परिचित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लिए आप यूज भी नहीं कर पाते, मतलब जिनका आप सेंटेंसेस में यूज भी नहीं कर पाते कि कैसे इनका यूज कहां पर किया जाए। तो फिर आज से आप इसे बोलना सीखिए। हम आपके सामने लेकर आए हिंदी सेंटेंस, उसकी ट्रांसलेशन आपके सामने होगी, और वो सेंटेंसेस जो दिन भर में आप बोला करते हैं। तो आज ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्प करेगी इंग्लिश स्पीकिंग में, और वो भी आप स्वयं खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे जब ये क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश और हिंदी एक साथ आप बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आ जाए भाई सब लोग। आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन वर्ड्स में देखिए, जैसे लिखा व्हाट, टाइप, सिंस, व्हेन, हु, हुम, व्हाई, हाउ, विद हुम, व्हाट फॉर, हाउ फॉर, फ्रॉम विच, हाउ मेनी, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ, व्हाट, इन which, about whom, how much, how many, for and whose। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स आपके सामने आएंगे, और हर एक वर्ड्स पे हमने 2, 3, 4 एग्जांपल्स लिए हैं, आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ सिखाएंगे और आप हमारे साथ बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वर्ड्स वो क्या है? वो ये है हु। सबसे पहले हु को इसलिए लिया है क्योंकि हु जो है आपका सब्जेक्ट का काम करता है। किसी भी सेंटेंस में हु आपका सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन क्या केवल हु सब्जेक्ट का ही काम करता है? ये बात की जानकारी आपको नहीं है। और हु का हिंदी अर्थ क्या होता है? केवल बच्चे इतना जानते हैं कि हु का मतलब कौन होता है। नहीं, हु का मतलब किसने भी होता है, हु का मतलब किसको भी होता है। जबकि हमारे कुछ बच्चे ये कहेंगे सर को शब्द तो तब लगता है जब ऑब्जेक्ट की बारी आती है। जी हाँ, लेकिन को शब्द से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। को शब्द से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं जो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉसिबल वेज हैं, जितने भी पॉसिबल वर्ड हैं, उनके ऊपर एक एक दो सेंटेंस आपके सामने लेकर आए हैं। अब एक एक करके इसका ट्रांसलेशन करेंगे और साथ में आप बोलेंगे, और इस तरीके से आप इंग्लिश स्पीकिंग की ये जो प्रॉब्लम है ये दूर करेंगे। क्योंकि इंग्लिश के लिए पहले बोलना सीखिए, खुद से पहले बोलिए, तब सामने वाले के रिप्लाई का वेट करिए। अगर अदरवाइज आप इंतजार करते रहेंगे कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप अटकेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो डगमगाने लगेगा। तो उस डगमग को दूर करने के लिए तुम्हें कौन बुला रहा है? सिंपल सी बात है, सबके सामने इंट्रोगेशन मार्क लगा लीजिए, थोड़ा सा मिस प्रिंट होगा यहाँ पर। तुम्हें कौन बुला रहा है? तो भाई सिंपल सी बात है, दिन भर में बोलते हो तो आप यहाँ पर करेंगे हु। आप करेंगे इसका आंसर हु इज कॉलिंग यू। आप बोल के देखिए 5 बार, और इसको दिन भर में आप कितनी बार बोलते हैं आप खुद ही फाइंड आउट कर लीजिए। तुम्हें कौन प्यार करता है? अब यहाँ पर बात आ रही है हु लव्स यू। यहाँ पर कुछ बातें आपको बता दें कि यहाँ पर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफरेंट का, और प्रेजेंट इंडिफरेंट और पास्ट इंडिफरेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हु से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तुम्हें कौन प्यार करता है? यहाँ पर आ रहा है कौन, यहाँ पर आ रहा है कौन, दोनों की इंग्लिश हु लिखी, बट यहाँ पर किसने उसे मारा। अब यहाँ किसने की इंग्लिश क्या होगी बेटा? यहाँ पर भी सब्जेक्ट कौन है, किसने। भाई मारा किसी व्यक्ति ने, तो मारा किसको? उसे। अब उसे तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो किसने शब्द क्या, ये भी सब्जेक्ट हुआ, और इसकी इंग्लिश भी आएगी हु। अब यहाँ पर पास्ट इंडिफरेंट है तो हु के साथ सेकंड फॉर्म बीट, जो कि सेम रहती है फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में, इसलिए थर्ड फॉर्म बीटन होता है। हु बीट यू, या उसे है तो हिम। तो अब इसी तरह आप बोल सकते हैं मुझे किसने मारा, तुम्हें किसने मारा, उसे किसने मारा, उन्हें किसने मारा। आप दिन भर में इस तरह के सेंटेंस बोलिए और बोलते हैं। किसको तुमसे लगाव। अब यहाँ पर एक अजीबोगरीब सेंटेंस है जो कि हम लोग कॉमन वे में या अपनी प्रैक्टिकल लैंग्वेज में यूज करते हैं। किसको तुमसे लगाव है? तुमसे लगाव है। और किसको, तो यहाँ जो किसको है ना उसको लगाव है, तो किसको की इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पर किसको की इंग्लिश भी हु ही होगी, हु। अब लगाव की इंग्लिश क्या होती है? लाइक करना, पसंद करना। तो सिंपल है हु लाइक्स यू।
तुमसे। अब यहाँ पर देख रहे हो, बात समझो बेटे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोनाउन होते हैं ना, वही हमारी गलती या हमारी जो मिस्टेक्स, हमारे एरर होते हैं हमारे बोलने में, जो हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए क्योंकि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड का एक ही मीनिंग पता होती है, तो हमने जितने भी पॉसिबल मीनिंग होती है हिंदी में, जिस तरह से हम यहाँ प्यार कर मतलब उसको व्यक्त कर सकते हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं, उस तरीके के हमने सारे मीनिंग लिख दिए। ये हो गया हु के ऊपर, और इस तरह के सेंटेंस आप बोलिए। अब यहाँ हु में आ जाइए, क्योंकि हु था वो सब्जेक्ट निकाल रहा था। हु का एक फॉर्मर मतलब एक ओल्ड तरीका था ऑब्जेक्ट निकालने का और ऑब्जेक्टिव केस में लिखने का, जैसे हम हुम कहते हैं। लाइकवाइज हम ही को ऑब्जेक्ट केस में हिम कहते हैं, उसी तरह हु को ऑब्जेक्टिव केस में हुम कहा जाता था। बट आज मॉडर्न इंग्लिश में हुम का प्रयोग नहीं किया जाता है, आज हु का ही प्रयोग करते हैं। बट अगर आप फिलहाल हुम के इंग्लिश या हिंदी के बारे में समझते हैं तो हुम के लिए 4 शब्द आते हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर आ रही है किसे। अब किसे जब आए शब्द में तो आप वहां पर हु का प्रयोग कर देते हैं, और हु का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में कर देते हैं, तो फिर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकलना आपके लिए दिक्कत करता है। इस वजह से पहले ध्यान से समझ लेते हैं। सर ने आज किसे पीटा। अब यहां पर किसे शब्द आ रहा है और पीटा किसने, सर ने। तो काम किसने किया, सर ने। और किसे का मतलब क्या हो गया बेटा, किसे का मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव की वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले ही आएगा। तो होम यहां पर लिख लीजिए, होम। उसके बाद है, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में होम, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब द टीचर, होम डिड द टीचर, होम डिड द टीचर। पीटे की इंग्लिश क्या होता है, पीटना, तो यहाँ पर बीट लिख दीजिए, बात खत्म हो गई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर आप यहाँ पर होम की जगह हु भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हुम का प्रयोग अब नहीं करते। लेकिन अगर आप हुम बोल रहे हैं तो भी सही है। एक चीज पहले सीखिए, बाद में आप मॉडर्न और ओल्ड करते रहिएगा। तुमने किसको मेरी नोटबुक दी, यहां पर आप देखिए, यहां पर किसको शब्द आ गया। अब यहां पर किसको शब्द आ गया। अब यहां बच्चा फिर समझेगा कि किसको की इंग्लिश क्या होती है, तो किसको की इंग्लिश हु भी होती है और किसको की इंग्लिश हुम भी होती है, बट कंडीशनली। कंडीशन वहां पर सब्जेक्ट था, लेकिन यहां पर किसको, तुमने किसको मेरी नोटबुक दी, तो नोटबुक देने का काम किसने किया, तुमने। तो यहां पर तुमने तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन किसको, ये ऑब्जेक्ट हुआ। चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो स्टार्ट होगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव वे वर्ड से whom। अब उसके बाद फिर पास्ट इंडिफरेंट है whom did, फिर आएगा सब्जेक्ट whom did you, फिर आएगी वर्ब whom did you give, फिर आएगी my notebook। अब इस तरह से सेंटेंस आप बोलते हैं या नहीं बोलते, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। whom did you give my pen, whom did you give my notebook, whom did you give my shirt, whom did you give my water, और whom did you give my टिफिन। कुछ जितने भी सेंटेंस आप इस तरह बोलते हैं, तुमने ये मेरा किसको दे दिया, तुमने ये मेरा किसको दे दिया, तुमने ये मेरी शर्ट किसको दे दी, तुमने मेरे जूते किसको दे दिए, तुमने मेरे पेन किसको दे दिया, तुमने मेरा मोबाइल फोन किसको दे दिया। अरे किसको दिया मेरा मोबाइल फोन, उल्टा सीधा जो भी बोलते हैं, लेकिन वहां पर जो स्ट्रक्चर बन नहीं पाता वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, उसको कंफर्म करिए, पहले प्रैक्टिस करिए, एक सेंटेंस से 4-5 सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए, रटिए, बार बार बोलिए। जब आप बार बार रिपीट करेंगे तभी आपके जबान पर वो शब्द आएंगे। उसके बाद है तुम किसको बुला रहे हो, यहाँ पर फिर देखो एक बार आया किसको, यहाँ पर फिर सब्जेक्ट है तुम, और किसको की इंग्लिश होगी हुम, हुम। अब बुला रहे थे, वर क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट है यू, हुम वर यू कॉलिंग। किसको बुला रहे थे, तुम उसको क्यों पीट रहे थे, वाई वर यू, हुम वर यू बीटिंग, हुम वर यू कॉलिंग, हुम वर यू टॉकिंग विद। तुम किससे बात कर रहे थे, तुम किसको बुला रहे थे, तुम किसको पीट रहे थे, तुम किसको गाली बक रहे थे, तुम किसको इंतजार कर रहे थे, किसका इंतजार कर रहे थे। ये शब्द जरा देखिए, तो एक बार इस स्ट्रक्चर को रटना पड़ेगा, आपको बार बार बोलना पड़ेगा, तब जाकर कि ये जितने क्वेश्चन वर्ड उसकी मीनिंग समझ में आएगी। तुम किसको बुला रहे थे, हुम वर यू, whom were you calling, whom were you calling, whom were you calling। तुम किससे बात कर रहे थे, whom were you talking with, whom were you talking with, whom were you talking with, whom were you talking with। तुम किसको गाली बक रहे थे, whom were you abusing, whom were you abusing, whom were you abusing। अब यहाँ पर केवल पास्ट इंडिफरेंट का सेंटेंस था, तो कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस बना के देखिए। पास्ट इंडिफरेंट का है तो पास्ट इंडिफरेंट के ऊपर 10-12 सेंटेंस बोल के देखिए। पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट के ऊपर। बट स्ट्रक्चर में जो वर्ड जहां पर होना चाहिए वो वर्ड के लिए आपको कई बार बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है कौन तुम्हें अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बेटा फिर वही बात आती है, कौन की इंग्लिश हम जनरली हु समझते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर कौन ऑब्जेक्ट बनकर आया, कौन तुम्हें अच्छा लगता है। हमारे सेंटेंस बोलने की जो कला है वो कैसे भी हो सकती है। हम हिंदी बोलते हैं तो अपने हिसाब से बोलते हैं, बट इंग्लिश अपने हिसाब से चलेगी। तो हिंदी में जो सेंटेंस में वर्ड्स आ रहे हैं उसका ट्रांसलेशन एज इट इज नहीं हो सकता, उसको समझिए। कंडीशनली यहाँ पर कौन शब्द का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो कौन तुम्हें अच्छा लगता है। तो अब बात आ रही है अच्छा किसे लगता है, तो आंसर है तुम्हें। तो तुम्हें अच्छा लगता है, काम अच्छा लगने का किसे कौन कर रहा है, तुम्हें। तो तुम्हें शब्द यहां पर हो गया आपका सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में whom शब्द लिखा जाएगा। whom do you, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, whom do you
like, whom do you like, whom do you like, whom do you like, whom do you like, whom do you like, whom do you like, बोल के देखो, बार बार बोल के देखो, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये एक एक दिन में ही प्रैक्टिस हो सकती है। एक एक दिन में जितने सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं इनको सिर्फ रटिए और उसका आंसर किसी दिन हम आपकी कन्वर्सेशन के लिए हम अपने एक जो सहयोगी हैं हमारे साथ उनको भी लेकर आएंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन का जवाब दिया जा सके। उसके बाद है किसका इंतजार तुम 2 घंटे से कर रहे हो। अब आते हैं किसका। अब ये किसका शब्द का मतलब ये किसका पेन है। अब यहां पर तो बात आ रही किसका, ये पॉजिटिव केस हो गया, बट यहां पर किसका शब्द देख लो, ध्यान से पढ़ो, किसका प्रयोग कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, किसके शब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। भाई किसका पेन, यहां किसका इंतजार कर रहे हो, यहां पर किसका पेन की बात नहीं हो रही, केवल किसका शब्द आया और इसकी इंग्लिश भी हुम ही होगी, क्योंकि हम कैसे भी क्वेश्चन वर्ड को बोल सकते हैं, हिंदी है, अपनी भाषा है, तो कैसे भी बोलिए, लेकिन यहां पर ट्रांसलेशन करते समय आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको सही तरीके से पहचानिए। बात आ गई है हुम, किसका इंतजार कर रहे हो, किसके लिए वेट कर रहे हो, बात आ रही है ना किसके लिए, तो उसको हम बोलते हैं किसका इंतजार कर रहे हो, हुम। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहां पर घंटा दे दिया गया और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। हुम तुम है ना, हुम हैव यू बीन वेटिंग, whom would you have been waiting, whom have you been waiting for, किसने, 2 घंटे से, 2 hours, for 2 hours, ये हो गया। तो अब चूंकि ये ऐसे निकलेगा नहीं इतना लंबा लंबा, इसके लिए 10 बार बोल के देखिए। whom have you been waiting for 2 hours, whom have you been waiting for 2 hours, whom have you been waiting for 2 hours, तुम किससे 2 घंटे से बात कर रहे हो, whom have you been talking for 2 hours, 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 तुम किसको 2 घंटे से पढ़ा रहे हो, whom have you been teaching for 2 hours, whom have you been teaching for 2 hours, whom have you been teaching for 2 hours, इस तरह से आप रट सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। व्हाट शब्द आता है बहुत ही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्वेश्चन वर्ड है क्या। अब इसका प्रयोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आप इसे कॉन्सेप्ट पे चलिएगा। हमने इसकी हिंदी तो लिख दी क्या, लेकिन इसके कई मतलब निकल कर आते हैं। देखो क्या शब्द से आपकी वर्ब या नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जीरंड, इसका आंसर आता है। मतलब इनमें से किसी भी चीज के बारे में क्या शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं और एक एक एग्जाम्पल सब में लिखा है, तो आपको पता चलेगा कि क्या शब्द से आपका नाउन भी निकल कर आएगा, क्या शब्द से आपका प्रोनाउन भी निकल कर आ सकता है, क्या शब्द वर्ब के लिए भी पूछा जा सकता है, क्या शब्द इनका आंसर इन्फिनिटिव भी हो सकता है और क्या शब्द का आंसर जीरंड भी हो सकता है। मतलब जहां इन्फिनिटिव होगा वहीं जीरंड भी होगा, ये दोनों एक ही चीज है, बट यूज ऑफ इन्फिनिटिव एंड जीरंड आर समहाउ डिफरेंट, क्योंकि इन्फिनिटिव बनती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और जीरंड बनता है बाई एडिंग आईएनजी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाकर जीरंड बनाया जाता है। अब वर्ब क्या है भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कोई भी एक सेंटेंस हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, उस एक्शन का एक सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया। अब यहां सब में किया 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 आ रहा है, तो किया का मतलब क्या है, वर्ब। यहां वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं, वह क्या कर रही है। अब यहां पर तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट कर रही है, इज ही डूइंग। तो जब भी कोई वर्ब के बारे में पूछेगा तो हमेशा स्ट्रक्चर यही होगा, उसमें डू वर्ड आएगा। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो वहां पर भी वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, वहां वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम टीचिंग। व्हाट हैव यू डन, आई हैव टॉट। व्हाट हैव बीन डूइंग फॉर 2 hours, I have been teaching for 2 hours। सब में देखो डू वर्ड आ रहा है अलग अलग फॉर्म में, तो ये वर्ब के बारे में पूछता है। जब किसी वर्ब को फाइंड आउट करना होता है, देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन, दैट इज द यूज ऑफ व्हाट। व्हाट का यूज ही आप वहां पर करेंगे और वो वर्ब के लिए हो सकता है किसी भी टेंस में। व्हाट कैन यू डू, आई कैन क्लाइंब द माउंटेन। तुम क्या कर सकते हो, मैं माउंटेन पे चढ़ सकता हूं। तो व्हाट का एक पहला यूज होता है किसी भी सेंटेंस का वर्ब निकालना। तो इसलिए व्हाट से आप इस तरह के सेंटेंस पूछिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर चुके हो, तुम क्या करते हो, वह क्या कर रही है, वह क्या करती है, वह क्या कर चुकी है, वह 2 घंटे से क्या कर रही है। तो सबका आंसर वर्ब के फॉर्म में आएगा। जैसे शी इज स्लीपिंग, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर many hours, she has been sleeping since morning or since night। तो आप जिस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हो वहां पर व्हाट का यूज करिए, वर्ब को फाइंड आउट करिए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम क्या खा रही हो। अब यहां पर आपसे पूछा जाए तुम क्या खा रही हो, तो यहां पर वर्ब को फाइंड आउट किया गया नहीं, यहां पर वर्ब के बारे में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर खाने के बारे में पूछा, खाना तो ऑलरेडी वर्ब आ ही गया, लेकिन अब पूछा जा रहा क्या खा रही हो, तब इसका आंसर आएगा नाउन में। अब इसका आंसर आएगा नाउन में, कैसे, तुम क्या खा रही हो, व्हाट
आर यू ईटिंग। अब ईटिंग तो ऑलरेडी वर्ब आ गई ना, यहां पर डूइंग वर्ड नहीं है, डू का ही आंसर दूसरी वर्ब से आएंगे। डू एक वर्ब है, कॉमन वर्ब है, जिसका आंसर दूसरी वर्ब आती है। क्या कर रही हो? पढ़ा रहा हूं। क्या कर रही हो? नाच रही हो। क्या कर रही हो? गाना गा रही। क्या कर रही हो? नहा रही। क्या कर रही है? सो रही है। तो क्या क्या कर रही का मतलब हो जा रहा है अलग अलग वर्ब्स यहां पर, लेकिन ऑलरेडी वर्ब्स दी हुई है। व्हाट आर यू ईटिंग? तुम क्या खा रही हो? तो अब यहां पर जो व्हाट का आंसर आएगा तो आप कह सकते हैं आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग अ पिज्जा, आई एम ईटिंग समथिंग एल्स, कुछ भी आप पिज्जा कह लीजिए, मैंगो कह लीजिए, फूड कह लीजिए, आई एम ईटिंग माई लंच या डिनर कह लीजिए। तो वहां पर ईटिंग का जो आंसर आ रहा है, व्हाट का जो आंसर आ रहा है, व्हाट, उस व्हाट से क्या निकल कर आ रहा है? इस व्हाट से निकल कर आ रहा है एक नाउन। क्या निकल कर आ रहा है? नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? भाई अगर नाउन निकल कर आ रहा है तो वो सब्जेक्ट भी निकाल सकता है और ऑब्जेक्ट भी निकाल सकता है। भैया अगर सब्जेक्ट पर लिखा है अगर नाउन तो सब्जेक्ट निकलेगा, अगर ऑब्जेक्ट पर नाउन लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट पर निकलेगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, मतलब तुम परेशान क्यों हो। सिंपल सा क्वेश्चन सामने वाले से पूछा, तुम परेशान क्यों हो, तो आप इस सेंटेंस को क्या बोल सकते हैं? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? What is troubling you? What is troubling you? What is troubling you? सिंपल सा क्वेश्चन, What is troubling you? तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? तो अब यहां पर जो what का आंसर आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है और जीरंड भी हो सकता है, या कोई फ्रेज हो सकता है। जैसे अब हम कहें What is troubling you, तो अब आप कह सकते हैं आंसर में कोई हो सकता है व्यक्ति परेशान हो, द डेथ ऑफ माई फ्रेंड। अब यहां पर देखो ये व्हाट का आंसर निकल कर आया, व्हाट द डेथ ऑफ माई फ्रेंड इज ट्रबलिंग मी, इज ट्रबलिंग मी। अब यहां पर इससे पहले जो पार्ट है वो किसके लिए आ रहा है? व्हाट के स्थान पर आया, क्या परेशान कर रहा है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तुम्हें क्या खुश कर देता है? तो योर अराइवल मेक्स मी हैप्पी, तुम्हारा आना मुझे खुश कर देता है। What makes you unhappy? Seeing his face makes me unhappy. उसका चेहरा देखना मुझे बहुत दुखी कर देता है। उसका चेहरा सुबह सुबह देख लेते तो मनहूसियत आ जाती है। तो इसी सेंटेंस को आप कह सकते हैं What makes you unhappy? तुम्हें क्या अनहैप्पी कर देता है या तुम्हें कौन सैड कर देता है? तो seeing her face या seeing, अब यहाँ पर जब बोला गया seeing her face, यहाँ पर किससे स्टार्ट हुई बेटा? seeing। ये क्या है बेटा? जीरंड। आप इसी को टू सी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा इंफिनिटिव, टू सी हर फेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तुम क्या सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग? अब यहां पर देखो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हुआ, आप जनरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। अभी ऊपर में हमने क्या पूछा था? सब्जेक्ट के बारे में। अब यहां पर क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट आर यू थिंकिंग? तो आई एम थिंकिंग समथिंग, मैं कुछ सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग टू गो देयर, मैं वहां जाने की सोच रहा हूं। आप आंसर कह सकते हैं यहां पर आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग टू गो देयर। भैया अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके शेयर करें, कमेंट करेंगे वीडियो के बाद में। इन सेंटेंस को इसलिए लेकर आए हैं, जानबूझ के हमने ऐसे लिख लिख कर बनाया है ताकि इन सेंटेंसेस से पहले आप ये कॉमन सेंटेंसेस हैं जो दिन भर में आप बोल सकते हैं क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, और उसका टेंस को, इसके लिए बस एक ही काम हो सकता है, इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को रटिए, बार बार रटेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा, और ये जब आप खुद कोशिश करेंगे तो सामने वाला उसका जवाब देगा, और जब सामने वाला जवाब देता है तो एक कन्वर्सेशन का एक फ्लो बन जाता है। और अगर आप सामने वाले का वेट करते रहेंगे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा व्हाट टू रिप्लाई ओवर द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय समवन। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो अब आप उस पर सोच रहे हैं कि हाउ टू रिप्लाई एंड व्हाट टू रिप्लाई, कैसे देना है और क्या देना है। सो वहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो हेजिटेट आप होने लगते हैं, वहां पर थोड़ा सा आप स्टैमर होने लगते हैं, आप हकलाते हैं, इस वजह से क्योंकि आपको तुरंत क्वेश्चन का आंसर देना नहीं आता। तो पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए, सामने वाले को छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा? स्लोली स्लोली यू विल कीप गेनिंग द कॉन्फिडेंस इन यू एंड देन you will come over, you will try to come over this problem। ये प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं है, केवल मुंह से निकलते नहीं है। तो इसके लिए आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलना सीखिए। सेहत के लिए क्या अच्छा है? अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, सेहत के लिए क्या अच्छा है? what is good, what is good for health। अब इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर वॉट से क्या आंसर निकल कर आया? वॉकिंग। यहां पर वॉकिंग वर्ड आया बेटा, यहां पर क्या आया बेटा? वॉकिंग वर्ड आया। मान लो टहलना, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ,
वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आपसे पूछा सेहत के लिए क्या अच्छा है, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, तो वहां पर एप्पल वर्ड आ गया तो वो भी नाउन आ रहा है। अगर हम कहें वॉकिंग तो वो जीरंड आ रहा है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो देख रहे हो जीरंड आ सकता है, इन्फिनिटिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, उसी तरीके से कोई प्रोनाउन आ सकता है या कोई फ्रेज आ सकता है। तो वॉट के कई इस्तेमाल होते हैं, कहीं पर वर्ब को पूछता है तो वहां पर वर्ब आती है, कहीं पर नाउन को पूछ रहा है तो वहां पर नाउन आएगा, कहीं प्रोनाउन पूछा है तो वहां पर प्रोनाउन आएगा, या कहीं पर कुछ कोई एक्शन पूछ रहा है तो वहां पर जीरंड या फिर इन्फिनिटिव आ जाएगी। ये हो गया वॉट का खेल खत्म। अब आते हैं वॉट से बनने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं, वॉट से बनने वाला एक क्वेश्चन और है, फॉर वॉट एंड वॉट फॉर, किस लिए। जब हम कभी के अबे काहे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, काहे के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, ये काहे के लिए तुम परेशान हो, काहे के लिए। तो एक्चुअल में काहे के लिए कोनो शब्द नहीं होता, वो हमारी खुद की भाषा होती है, यूपी बिहार एमपी हम लोग इस तरह से बोलते हैं। तो एक्चुअल वर्ड क्या है, किस लिए, वो वाला किस नहीं, समझ रहे जो आप समझ रहे हैं। किस लिए का मतलब बहुत से लोग कहते हैं हाँ सर लिए, नहीं, किस लिए मतलब कारण पूछ रहा है, फॉर वॉट, किस लिए, तुम किस लिए रो रहे हो, ठीक है, तुम किस लिए रो रहे हो, फॉर वॉट। अब यहां पर लिख सकते हैं आप फॉर वॉट, क्वेश्चन है। अब यहां पर किस लिए कि इंग्लिश ही है फॉर वॉट आर यू क्राइंग या वीपिंग, तुम किस लिए रो रहे हैं, फॉर वॉट आर यू वीपिंग, ठीक है। और उसके बाद वे किस लिए तुमसे गुस्सा है, फॉर वॉट आर दे, सिंपल प्रेजेंट, एंग्री, विद यू। यहां पर फॉरवर्ड का इस्तेमाल करिए या वॉट फॉर का इस्तेमाल करिए, अभी फिलहाल स्पोकन में इतना काफी है। आप फॉरवर्ड का इस्तेमाल करिए या वॉट फॉर का इस्तेमाल करिए स्पोकन के लिए। इसमें थोड़ा सा ग्रामर टच है, वो जब ग्रामर की वीडियो पढ़ाएंगे तब वहां पर अलग बताएंगे। फिलहाल ये बोलने के लिए आप वॉट फॉर बोलिए या फॉरवर्ड बोलिए। आप बोलते समय इतना महीनी जो है स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता, जब आप ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलेंगे तो आपको वहां पर फॉरवर्ड और वॉट फॉर में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। फिलहाल स्पीकिंग के लिए इतना फर्क करना नहीं जरूरी है। आप वॉट फॉर बोलिए या फॉर वॉट बोलिए, जब भी आप किस लिए शब्द बोलेंगे तब वहां पर आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ, सोर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, किस प्रकार का या तरह का। जब हम कहते हैं ना हमें तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, अब एक्चुअल में हमारी कैसी लड़की नहीं, अब आप कहें कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, तुम्हें कैसी शर्ट चाहिए। अगर हम क्वेश्चन अपने आप को देखें तो बेतुके क्वेश्चन कहते हैं, तुम्हें कैसी लड़की मतलब कैसी शर्ट चाहिए तुम्हें। अब देखो इस क्वेश्चन का कोई तुक नहीं है, कैसी। अब कैसी के लिए इंग्लिश में बेटा हाउ शब्द का इस्तेमाल होता है, क्या कर सकते हो, नहीं। हमारे क्वेश्चन जो है ना हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो हमारी हिंदी भाषा है, वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स लैंग्वेज, हम कोई बात नहीं, हम आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हैं। बट वहां पर जब इंग्लिश बोलेंगे तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। कैसी के लिए अगर हिंदी शब्द देखो कैसी, तो उसकी इंग्लिश आता है हाउ, तो हाउ यहाँ पर थोड़ी होगा, यहाँ पर आएगा कैसी का मतलब किस तरह की या किस प्रकार की। तब बात आती तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस हम बोलते नहीं है। हम लोग कहते हैं तुम्हें मतलब कैसी चाहिए तुमको, कैसी। तो यहाँ कैसी मत लिख देना, यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सोर्ट ऑफ, व्हाट काइंड्स ऑफ लिखेंगे। इसमें भी थोड़ा सा ग्रामर टच है, लेकिन आपको हम बता दें कि बहुत ज्यादा स्पीकिंग करते समय इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। स्पीकिंग के लिए आप जो है आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली और थोड़ा सा ओवरव्यू में लेकर चलेंगे तो आप स्पीकिंग सीख सकते हैं। जब आप ग्रामर को अच्छे तरीके से जान जाएंगे तब फिर उस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलिए। फिलहाल तुम्हें किस प्रकार की लड़की चाहिए, तो आप क्वेश्चन इसको ऐसे बनाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल। अब इसका आगे का जो चाहिए शब्द आ रहा है यहाँ पर शुड न लगा देना बेटा, ये शुड नहीं है, ठीक है, ये शुड नहीं है। डू यू वांट लिखा जाएगा। यहाँ पर चाहिए का मतलब वांट से है, तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए तो यहाँ पर वांट आएगा, डू यू वांट, बस। ठीक, बात समझ में आई। सबसे ज्यादा इंप्रेशन जो आता है बेटा टाइप ऑफ से आता है, सबसे कम जो आता है सोर्ट ऑफ से आता है, मिडिल में काइंड ऑफ से आता है। तो जैसे आपको बहुत ज्यादा इंप्रेशन देना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है, तो आप व्हाट टाइप ऑफ का इस्तेमाल करिए। बहुत कम इंप्रेशन देना है, स्ट्रेस देना है, तो आप व्हाट सोर्ट ऑफ का इस्तेमाल करिए। थोड़ा सा कम देना है तो व्हाट काइंड ऑफ का। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन, सर क्या बोले, तो कुछ भी बोलिए, ग्रामर अलग चीज है, स्पीकिंग अलग चीज है। तो स्पीकिंग करते समय इतनी बातों का ध्यान नहीं रखते। तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, किस तरह के, तो आप कहेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ की जगह आप काइंड ऑफ लिख लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू। अब आप सब में ये भी बात देख रहे होंगे, हमें सब में हमने यू शब्द को सब्जेक्ट के रूप में ज्यादातर लिया है। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू
लाइक टू वियर। क्या इस तरह के सेंटेंस बोलते नहीं हो? बोलते हो। तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है? व्हाट टाइप्स ऑफ फूड डू यू वांट टू ईट, या डू यू विश टू ईट, डू यू लाइक टू ईट। व्हाट टाइप ऑफ बेवरेजेस, मतलब पेय पदार्थ, किस तरह के पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक है, कॉफ़ी है, टी है, किस तरह के पेय पदार्थ पसंद, तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद, तुम्हें किस तरह के सफ़र पसंद है, तुम्हें किस तरह के किताबें पसंद है, तुम्हें किस तरह का जो है कंटेंट पसंद है, तुम्हें किस तरह के वीडियोस पसंद है। तो ये बोलते हो। इसी तरह को आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ फूड्स डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल्स डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू लाइक, व्हाट टाइप्स ऑफ। तो एक सेंटेंस से आप कई सेंटेंस बोलिए और उसे बस बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब आता है क्वेश्चन वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, लेकिन सिर्फ क्यों नहीं, हमारे इंग्लिश में ये काहे शब्द होना चाहिए, कहे नहीं, काहे। हम लोग ये कहते हैं काहे जा रहे हैं वहां पर, काहे जा रहे हो। अब यहाँ काहे का कोई तुक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में काहे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और कहीं कहीं पर हम किस लिए के लिए वाई शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, ये बात ध्यान रखना ये। लेकिन यहाँ पर जो किस लिए शब्द आ रहा है, इसमें रीजन पूछा जा रहा है, वहां पर रीजन नहीं है। वहां पर रीजन है, वहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही थी, फॉर व्हाट और व्हाट फॉर में वहां पर किसी चीज के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर रीजन के बारे में बात होगी जब हम वाई शब्द का प्रयोग करेंगे और इसका आंसर देखेंगे हमेशा बिकॉज से शुरू होगा। उसका आंसर बिकॉज से शुरू नहीं होगा, उसका आंसर एक वर्ड हो सकता है, उसका आंसर कोई इन्फिनेटिव आंसर हो सकता है। ठीक है, तुम किस लिए इतने परेशान हो, तो अब आप हो सकता है कह दें यार किस लिए परेशान हो, उसके लिए, फॉर हर। तो वहाँ फॉर व्हाट का इस्तेमाल होगा, फॉर व्हाट आर यू डिस्टर्ब सो मच, तुम इतना क्यों परेशान हो, फॉर हर, उसके लिए। लेकिन जब आप वाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, अब यहाँ पर एक शब्द में आंसर नहीं दे सकते। अब यहाँ पर आपको रीजन बताना पड़ेगा, और जहाँ रीजन बताना पड़ेगा वहाँ पर आप वाई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट टॉकिंग, Why are you not talking to me? बस हो गया भैया। होता है आपसे दोस्तों से जो है अगर हो सकता है आपके दोस्तों से कोई झगड़ा हो गया हो, आपकी उनसे कोई झगड़ा हो गया हो, मतलब समझ रहे हो, तो बात खत्म, वहीं पर आप पूछ सकते हैं तुम बात काहे नहीं कर रहे हो हमसे इतने दिन से। अब वहाँ पर इतने दिन से वर्ड आ गया तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया, सिर्फ कॉन्टिन्यूस बोले तुम बात काहे नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, वाई आरंट यू टॉकिंग टू मी, वाई आरंट टॉकिंग टू मी, वाई आरंट यू टॉकिंग टू मी, वाई आरंट यू टॉकिंग टू मी। बस एक सेंटेंस को 10 बार 15 बार बोल लेना है, बहुत आराम आराम से बोलिए। उसके बाद उस सेंटेंस को चाप दीजिए जहां पर जैसी वो सेंटेंस बोलिए। नेक्स्ट सेंटेंस है वो तुम्हें परेशान काहे कर रहे हैं। अब यहाँ पर काहे शब्द का इस्तेमाल आया, लेकिन काहे शब्द कोई ऐसा शब्द है नहीं, ये हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे वाई वर दे, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, वर दे टीजिंग यू। परेशान करना मतलब टीजिंग करना, टीजिंग यू। ठीक है, यहाँ पर हर बार हमने 100% बार बार यू शब्द का इस्तेमाल किया है। कहीं पर हमने कुछ सब्जेक्ट में दे वर्ड ले लिया, कहीं पर वह वर्ड ले लिया, बट अधिकतर जब भी क्वेश्चन वर्ड होता है तो क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो सामने वाले से करते हैं, और सामने वाले जो इंग्लिश होती है वो होती है यू। इसीलिए ज्यादातर सेंटेंसेस में आपको मिल रहा होगा यू शब्द बार बार आ रहा है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन करिए, अब इतने क्वेश्चन एक दिन में अगर हमने 50 सेंटेंस आपको कह दिए तो बेटा ये बहुत होते हैं 50 सेंटेंस। अगर इन्हीं 50 सेंटेंसेस को 5 दिन लगातार आप बोलते रहिए तो आप यकीन मानिए दिन भर की आधी अंग्रेजी आप बोल लेंगे, क्योंकि इसका आंसर सामने वाला देगा, तुम थोड़ी दोगे। जब वो आंसर देगा तो अगली बार जब वो तुमसे पूछे तो वही आंसर तुम चाप दे उसे, बात खत्म। ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेनी है। किस लिए तुम वहां जाना चाहते हो, अब यहाँ पर रीजन बताना पड़ेगा। देखो किस लिए जाना चाहते हो, वाई डू यू, तो फिर आ गया यू, वॉन्ट टू गो, वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर, वहां की इंग्लिश देयर, वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर, वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर, तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू मीट हर, Why do you want to meet her? Why do you want to meet her? तुम उससे बात क्यों करना चाहते हो? Why do you want to talk to him? What do you want to talk to him? Why do you want to talk to him? Why do you want to talk to him? तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? Why do you want to go there? Why do you want to go there? Why do you want to go there? 10 बार बोल के देखो, अगर आपको ना आए तो कहना। चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, केवल कब। यहाँ पर आगे वर्ड और हो नहीं सकते, इसलिए सिर्फ इसका मतलब होता है कब। तुम कब आ रहे हो, तुम कब निकल रहे हो लखनऊ के लिए। अब यहाँ पर के लिए जब शब्द आ जाएगा तो आपको फॉर शब्द का इस्तेमाल बस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। बहरहाल तुम कब निकल रहे हो और तुम कब आ रहे हो घर। अब हमारा हमेशा जो सेंटेंस बोलते हैं इंट्रोगेटिव, वो हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं, इसलिए हमने उल्टा सीधा सेंटेंस एग्जांपल में लिख दिया। सिंपल सेंटेंस ये होना चाहिए था, तुम घर कब आ रहे हो, तुम घर कब आ रहे हो, ये सेंटेंस सही है। लेकिन तुम कब आ रहे हो घर, ये हमारा स्पोकन सेंटेंस है। हिंदी भी हम गलत बोलते थे, वाई शुड नॉट वी स्पीक इंग्लिश रॉन्ग। हमें जब हिंदी गलत बोलते हैं तो हम स्पीकिंग क्यों गलत नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट हम ये सोचते हैं जब हमें सही आ जाएगी तब बोलना शुरू करेंगे। एंड दिस इज द
main point. This is the main reason that you are not able to speak a single word, because you always keep thinking when we will learn thoroughly, when we will learn correct English, then we start. ऐसा कभी नहीं होगा. When you start, you will make a silly mistake, you will keep making such a silly mistake, but you have to avoid all of them. अगर अवॉइड नहीं करोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे. आपके मुंह से गलत निकलना है, लेट इट बी, होने दीजिए, आएगा. आज नहीं तो कल आएगा. तुम कब आ रहे हो? When are you coming? When are you coming home? यहाँ पर टू मत लगाना, सिंपल सी बात. When are you coming? यहाँ पर when है बेटा. When are you coming home? When are you coming home? When are you coming home? When are you coming here? तुम यहाँ कब आ रहे हो? When are you coming here? When are you coming here? When are you coming? तुम यहाँ कब आए थे? When had you come here? When had you come here? When had you come here? टेंस से रिलेटेड आपका जो सेंटेंस, जो क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा टेंस के ऊपर ही बनेगा. ज्यादातर कुछ नहीं है. डर आपका ये है, आप सोचते हैं वेयर टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हाट टू स्टार्ट, कैसे, कहाँ, कब, कैसे, क्या स्टार्ट किया जाए. ये जो सोचते रहना, यही दिक्कत है. चलो, वीडियो को लाइक अगर शेयर नहीं करी बेटे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, कमेंट करेंगे आप जब वीडियो खत्म हो जाए तब. अभी कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है. और यहाँ पर जो भी सोना बोना बाबू मोना करने आए हैं, तो बेटा इससे बेहतर है व्हाट्सएप पे चैट करो. यहाँ पर अगर ये सेंटेंसेस को बोलना सीख जाओ तो यही सेंटेंस आपको चैटिंग में हेल्प करेंगे. इससे पहले हमने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे व्हाट्सएप पे चैटिंग या सोशल मीडिया पे चैट कैसे करी जाए, वो वीडियो जरूर देख लेना. उससे थोड़ा सा इफेक्टिव होगा, थोड़ा सा हो सकता है काम बन जाए आप सभी का. तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आओ तो सीख लो, उसी को चापो दूसरे के ऊपर, तब आपकी स्पीकिंग थोड़ा सुधर सकती है. तुम कब निकल रहे हो लखनऊ के लिए? When are you leaving for LUCKNOW for Lucknow? When are you leaving 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 for Delhi? अब आप जौनपुर जा रहे हैं तो जौनपुर कह दो. अगर आप इलाहाबाद जा रहे हैं तो इलाहाबाद कह दो. कानपुर जा रहे हैं तो कानपुर कह दो. गोरखपुर जा रहे हैं तो गोरखपुर कह दो. जरूर थोड़ी लखनऊ कहोगे. तो आपका स्ट्रक्चर आपके जबान पे होगा तब आप कर पाएंगे. नेक्स्ट वर्ड है आपके साथ सिंस, व्हेन एंड फ्रॉम व्हेन. दोनों का मतलब क्या है, दोनों को ध्यान से देखते हैं. तुम कब से इतने शरीफ हो गए? तुम कब से इतने शरीफ हो गए? तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी? तुम कब से खेल रहे हो? एंड तुम कब से ऑफिस आ रहे हो? वे कब से योगा करने जाएंगे? देखो, पहले दो सेंटेंस में आपका जो है ना सिंस व्हेन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली टाइम पूछा गया है. यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं. जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पूछा जाए यहाँ पर, तब वहाँ पर आप जो सिंस व्हेन का क्या नाम एग्जैक्ट टाइम पूछा जाए, तब वहाँ पर आप सिंस व्हेन का यूज करेंगे. किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब आप वहाँ पर सिंस व्हेन का इस्तेमाल करेंगे. दोनों का मतलब कब से होता है, लेकिन फर्क ये है ये फ्यूचर के समय को बताएगा. इसमें फ्यूचर वाला है सेंटेंस एक. बाकी सेंटेंस में आप सिंस व्हेन का इस्तेमाल करें. तुम कब से इतने शरीफ हो गए? सिंस व्हेन. अभी तक तो तुम बड़े वैसे रहे हो. सिंस व्हेन, सिंस व्हेन हो गए. यू बी, बिकम भी इसे कह सकते हैं आप. इसे बिकम कह लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं. बिकम वेरी गुड. ठीक. नेक्स्ट है तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लगी? सिंस व्हेन. Did you start being concerned about me? ये सेंटेंस ऐसे एज इट इज रट लीजिए. तुम कब से खेल रहे हो? कब से खेल रहे हो? ठीक है, टाइम बताएगा वो. सिंस व्हेन. हैव यू बीन प्लेइंग. ठीक. नेक्स्ट है तुम कब से ऑफिस आ रहे हो? अब ये दोनों सेंटेंस देखो, अब इन दोनों सेंटेंसेस में आपको समय थोड़ा सा अलग दिखेगा. ये सेंटेंस आ रहे हो, अब यहाँ पर ये सेंटेंस को आप दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं. इस चौथे वाले सेंटेंस तुम कब से ऑफिस आ रहे हो, ये एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिस में किसी व्यक्ति ने पूछा हो आपसे, या स्कूल में पूछा हो कि कब से स्कूल आ रहे हो. तो अब आपका जब स्कूल में कोई व्यक्ति पूछ रहा होगा तो आपका मतलब हो जाएगा कि वो पिछले कई दिन का पूछ रहा है कि कई दिन हो गए तुम्हें आते हुए. लेकिन अगर आपका दोस्त आपके घर पे गया और आपसे पूछा बाबा तुम स्कूल कब आओगे, तो इसी सेंटेंस को उसने ये पूछ लिया तुम स्कूल कब से आ रहे हो, तो आपने कहा अगले हफ्ते से आ रहे हैं.
हमने आपको जब भी टेंस पढ़ा है, टेंस में आपने कभी भी पढ़े, यूट्यूब पर पढ़े या आपने ऑफलाइन पढ़ा, किसी भी टीचर से पढ़ा, तो आपको ये बात जरूर बताई गई होगी कि जो फ्यूचर के नियर सेंटेंस होते हैं, मतलब नियर फ्यूचर या प्लान फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं, उनको हम जनरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जनरली वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट करना बेहतर भी होता है। तो इसलिए वहां पर आप उस सेंटेंस को, किस सेंटेंस को, जो नियर फ्यूचर होगा, नियर फ्यूचर में जो सेंटेंसेस होंगे उनको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस दिखने में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अगर इस सेंटेंस को आप फ्यूचर मान रहे हैं तो आप इसे फ्रॉम व्हेन का इस्तेमाल करिए, अगर आप इसे पास्ट मान रहे हैं तो आप इसमें सिंस व्हेन का इस्तेमाल करिए। तो ये डिपेंड करेगा उस कंडीशन पे, व्हेन यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन बाय योर फ्रेंड और बाय समवन, किसी के द्वारा भी क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए, देन यू मस्ट नो व्हाट इज अ कंडीशन एंड व्हाट इज आस्किंग फॉर। वो क्या पूछ क्या रहा है, आपके पिछले समय के बारे में पूछ रहा है या आने वाले समय के बारे में। सपोज यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर लॉन्ग, और you did not go to school last week, so you were ill, so your friends ask when you are coming to school, तुम कब से स्कूल आ रहे हो। तो वहां पर जो कब से शब्द आ गया, तो वहां पर केवल when का यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप लिखेंगे from when। तब ऐसी कंडीशन में आप इसे क्या लिखेंगे, from when are you coming टू ऑफिस। ठीक, यहाँ ऑफिस पूछा था, ऑफिस लिख दिया। ठीक, वे कब से योगा करने जाएंगे, ये फ्यूचर की बात है, साफ साफ दिख रही, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये फ्यूचर के लिए हमेशा फ्रॉम का यूज किया जाता है। फ्रॉम व्हेन विल दे गो टू, विल दे गो टू डू योगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, इससे बहुत शब्द बनते हैं, पहले तो आप 2 से 3 सेंटेंस देख लें। हाउ का मतलब कैसे, और ये होता है आपका एडवर्ब। जनरली ये एडवर्ब होता है, बट कभी कभी एडजेक्टिव भी हो सकता है, ध्यान दें। पहले यहाँ पर देख ले, पहले सेंटेंस में लिखा तुम कैसे हो, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ आर यू, और यहाँ पर आपसे एडजेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, हाउ आर यू। अब आपसे पूछा जाए कैसे हो, तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहते हैं नाइस, गुड, इल। आप यही आंसर देंगे, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया है सब कुछ। तो आपसे आपके एडजेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, तो हाउ का यूज पहला होता है एडजेक्टिव के लिए। जब आपसे पूछा जाए हाउ आर यू, तो आपका आंसर होगा एडजेक्टिव। हाउ डज शी, हाउ शी, वो कैसी है, तो शी इज फाइन, और शी इज नॉट फाइन, शी इज इल, शी इज वीक। तो आप वहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरे वाले में देख लो, तुम कितने साल के हो, यहाँ पर कितने साल के हो, अगेन यू आर आस्क्ड अबाउट योर एडजेक्टिव, आपके एडजेक्टिव के बारे में पूछा जा रहा है। और ये एडजेक्टिव कौन सा होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अभी आपने कुछ दिन पहले एडजेक्टिव्स की वीडियो हमने बनाई थी, तो वहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताना है। एडजेक्टिव्स केवल वो नहीं होता गुड, बैड, टॉल, लॉन्ग, ब्लैक, ये एडजेक्टिव्स नहीं, इसके अलावा भी कई तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। जहाँ पर आप आते हैं नंबर वाले एडजेक्टिव्स हैं, कुछ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये बहुत से एडजेक्टिव्स हैं, तो उसमें एक एडजेक्टिव्स आता है जिसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तुम कितने साल के हो, तो आप पूछा जाएगा, सिंपल पूछा यही जाता है, हाउ ओल्ड आर यू, वो आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, तो आप आंसर देते हैं आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर जो 20 ईयर्स कहा जा रहा है, ये एडजेक्टिव्स है आपके बारे में, आप कितने साल के हैं। जैसे कितना पानी लिया, आई टुक 2 लीटर्स वाटर, आई टुक 2 लीटर्स वाटर, मैंने 2 लीटर पानी लिया। तो यहाँ वाटर के बारे में जो 2 लीटर्स वर्ड आ रहा है, ये उसका एडजेक्टिव्स हुआ, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में चला जाता है ये। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तुम वहां कैसे जाओगे। अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ना कैसे, ये जो कैसे शब्द, ये मेथड या वे के बारे में पूछ रहा है, और ये एक्चुअल में एडवर्ब की तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। कैसे, एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताने वाला। तो अब आपसे पूछा गया तुम वहां कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर, हाउ विल यू गो देयर। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया हाउ विल यू गो देयर, तो आपने कहा बाय ट्रेन, बाय बस, आप यही आंसर देते, बाय रनिंग, दौड़ते हुए जाऊंगा, बाय वॉकिंग, पैदल चलते हुए जाऊंगा, बाय बस। तो यहाँ पर आपसे वे या मेथड के बारे में जब पूछा जाए, वो एडजेक्टिव्स की तरह नहीं, वो एडवर्ब की तरह होता है।
हाउ के साथ लॉन्ग वर्ड लगकर आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कितनी देर, कितनी देर। अब ये कभी भी ये अवधि शब्द आएगा तो नहीं, अवधि शब्द आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाउ लॉन्ग, कितनी देर का मतलब होता है क्या? जैसे तुम कितनी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम कितनी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। दूसरा है वह कितनी देर से पढ़ रहा है, ठीक है, कितनी देर से। अब ये जो देर से शब्द आ रहा है ये अवधि को बता रहा है। यहां पर केवल हाउ का यूज नहीं होगा, हाउ लॉन्ग का यूज होगा, और यहां पर आप लिखेंगे हाउ लॉन्ग। अब यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, इसके लिए तुम कितनी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, है ना, हो गया इंट्रोगेटिव। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, हाउ लॉन्ग, यहां पर हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर से, ठीक। नेक्स्ट आ गया वह कितनी देर से पढ़ रहा है, ठीक है, हाउ लॉन्ग, एक साथ आएगा, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वेटिंग स्टडीइंग, स्टडीइंग, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टडिंग, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्टडिंग। कभी कभी कुछ सेंटेंस आपके एक बार मुंह से ना निकले तो उसको स्लो स्लो 10-12 बार पढ़िए, उसके बाद फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करिए। दिन भर में आप ये सेंटेंस, अब इसी सेंटेंस को आप पर डे स्टूडेंट अगर आप हैं, सो यू जस्ट कीप गोइंग योर स्कूल एंड यू फ्रीक्वेंटली आज दिस क्वेश्चन। आप अपने दोस्त से बार बार पढ़ना शब्द के ऊपर कई बार सवाल करते हैं, अभी तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो, कितनी देर से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम कब से पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। तो यहाँ पढ़ने शब्द के ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए सेंटेंस को हमने ऐड किया है। अगर हम हाउ फार की बात करें तो ये दूरी को बताता है, क्या बताता है, वहां पर अवधि थी, समय की अवधि, ये दूरी को बताएगा। यहां से आगरा कितना है, अब यहां पर सिंपल सी बात है, अगर आप कितना शब्द को देखें तो कितने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, कितना, कितने की इंग्लिश क्या होती है। अगर हम सिंपल बात करें तो हम ये कह सकते हैं हाउ मच कह सकते हैं, और हम कभी कभी इसे हाउ मेनी भी समझ लेते हैं। भैया हमने कहा क्लास में कितने बच्चे हैं, तो वहां पर जो कितना शब्द आ रहा है ना, तो वो कितना शब्द आपके नंबर को बता रहा है। यहाँ पर जो कितना शब्द है यहाँ नंबर को नहीं बता रहा है, यहाँ पर दूरी को बता रहा है। यहाँ से आगरा कितना है, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर काउंटिंग थोड़ी हो रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है यहाँ से आगरा कितना है, तो मतलब कितनी दूर है। लेकिन कभी भी कभी हम अपने सेंटेंसेस में पूरे पूरे शब्दों का समायोजन नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम शॉर्ट में बोलते हैं। एंड अवर ब्रीफ लैंग्वेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ लैकिंग द कंप्लीट वर्ड्स फॉर्मेशन। वी नेवर ट्राई टू ट्रांसलेट, हम उसे कभी ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करते, और इसी वजह से हम ऐसे सेंटेंसेस जो डे टू डे लाइफ में डेली रूटीन में बोला करते हैं उनको बोल नहीं पाते इंग्लिश में, बिकॉज हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ट्रांसलेट करने की। तो ट्रांसलेट हम शब्दशः या वर्ड टू वर्ड करते हैं, एंड दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए और उसके बाद उसे रूट आउट करिए। आपकी प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आएगी, देन यू कैन ट्रीट देम एंड रूट आउट, तब आप उसे रूट आउट कर सकते हैं। यहां से आगरा कितना है, तो आप सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे हाउ फार, बस हाउ फार इज आगरा, आगरा, हाउ फार इज आगरा, आगरा कितनी दूर है, हाउ फार इज आगरा। और यहां से एक इंग्लिश फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, हाउ फार इज आगरा फ्रॉम हियर, हाउ फार इज इलाहाबाद फ्रॉम हियर, हाउ फार योर स्कूल फ्रॉम हियर। यहां पर देखो तुम्हारे घर से स्कूल कितना है, तो हाउ फॉर, हाउ, और फॉर मत पढ़ना बेटा, फार पढ़ना, थोड़ा सा अभी मेरे मुंह से गलत निकला। हाउ फार, 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 हाउ फार, हाउ फार इज तुम्हारे घर से, तो तुम्हारे घर से, तुम्हारे यहाँ पर कुछ उल्टा लिखा है, से नहीं होगा, तुम्हारे घर से स्कूल कितना है, 2 बार से लिख दिया, तुम्हारे घर से स्कूल कितना है, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितना है, कितने का मतलब कितनी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ मच, ये कितना और कितनी के लिए, और हाउ मच से जो है क्वांटिटी पता चले, कितना तेल तुमने सब्जी में मिलाया। तो यहाँ पर जो कितना शब्द है, देखो यहाँ पर भी कितना ही है, लेकिन ये आपकी क्वांटिटी को बता रहा है, नॉट क्वालिटी, दिस इज क्वांटिटी। इससे पहले दूरी को बता रहा था, हाउ मच ऑयल हैव यू, जो प्रेजेंट परफेक्ट में है, आप इसे लिखेंगे हैव यू मिक्स्ड into वेजिटेबल्स, ठीक।
तो इस सेंटेंस को पहले बोल लो, हाउ मच ऑयल हैव यू मिक्स्ड इनटू वेजिटेबल, हाउ मच ऑयल, हाउ मच ऑयल, हाउ मच ऑयल, एक बार हाउ मच ऑयल बार बार बोलो, उसके बाद फिर आगे के सेंटेंस को बोलो, हाउ मच ऑयल हैव यू मिक्स्ड इनटू वेजिटेबल, हाउ मच ऑयल हैव यू मिक्स्ड इनटू वेजिटेबल, हाउ मच ऑयल हैव यू मिक्स्ड, हैव यू मिक्स्ड, हैव यू मिक्स्ड, हैव यू मिक्स्ड, have you mixed, how much oil 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 have you mixed। या आप अपने सर में बाल डालते हैं तो कितना तेल लेना है सर में डालने के लिए, तो इस तरह के वर्ड्स बोले। कितना पानी तुम एक बार में पी सकते हो, यहाँ पर सकते हो आ गया, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा टेंस से अलग हटके सेंटेंस है, यहाँ पर भी आप कहेंगे हाउ मच वाटर, पानी को भी अनकाउंटेबल कहेंगे, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक एट वन टाइम, एट अ टाइम का मतलब ये एक बार में होता है। तो हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक, 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 हाउ मच वाटर कैन ही ड्रिंक, हाउ मच वाटर कैन ही ड्रिंक। कभी कभी यू बोल रहे थे, यू के बाद ही बोल लीजिए, ही के बाद शी बोल लीजिए, शी के बाद दे बोल लीजिए, दे के बाद वी बोल लीजिए, वी के बाद आप कुछ भी बोलिए, बार बार सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक एक दो दो शब्द को चेंज करिए। हाउ मच वाटर कैन आई ड्रिंक, how much water can I drink, how much water can we drink, how much water can they drink, how much water can she drink, how much water can Rahul drink, how much water can Shivani drink, how much water can Radhika drink। तो आपका केवल एक दो वर्ड ही चेंज होंगे, जैसे प्रोनाउन चेंज हो गया, कहीं पर सब्जेक्ट चेंज हो गया, कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो वर्ड चेंज हो गया, बट स्ट्रक्चर में चेंजेस पूरे नहीं होते, स्ट्रक्चर विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी, कितना, कितनी और कितने से होगा, और यहाँ पर आपकी संख्या पता चलेगी कितनी लड़कियां बाहर खेल रही हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग आउटसाइड, हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग आउटसाइड। नेक्स्ट है कितने लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल are talking one another, एक दूसरे से। यहाँ पर चूंकि लोग हैं इसलिए आपस में के लिए, एक दूसरे के लिए ईच अदर नहीं होगा बेटा, वन अनदर होगा। एक ईच अदर तब होगा जब सिर्फ दो लोग हों, और वन अनदर तब जब दो से ज्यादा लोग हों। तो लोग यहाँ पर लिखा है, वी कैन कंसिडर इट एज वन अनदर, इसे हम वन अनदर कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका हाउ मेनी। फिर आता है क्वेश्चन वर्ड विच, कौन सी या कौन सा। ये कम नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्वेश्चन वर्ड है, कौन सी शब्द, जब आपके सामने कुछ चॉइसेस हों, कुछ हों। अगर बहुत ज्यादा होती तो उसके लिए अलग क्वेश्चन वर्ड है। फिलहाल देखते हैं कौन सी मूवी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो विच मूवी, विच मूवी ये हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। हाँ, विच मूवी डू यू like the most, which movie do you like the most। इस तरह क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कौन सी शर्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सी पैंट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सी मूवी तुम्हें कौन सा पसंद है, कौन सा फल तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। which fruits do you like the most, which movie do you like the most, which area do you like the most, which। तो यहाँ पर बार बार उसी which से कई सेंटेंस बना के देखिए एंड प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस जरूरी होती है। कौन सा सीरियल तुम्हारी मम्मी देखती है, कौन सा सीरियल, तो सीरियल कुछ काउंटिंग होता है, 10-12 सीरियल आते हैं पर डे। तो अब आपसे पूछा गया तुम्हारी मम्मी कौन सा सीरियल देखती है, यहाँ तो कौन शब्द आ रहा है ना बेटा, ये कौन शब्द के लिए हु शब्द का प्रयोग नहीं करना, यहाँ पर वस्तु के बारे में बात हो रही है। तो विच सीरियल डज योर मदर, यहाँ पर डज योर मदर वॉच, which serial does your mother watch, which serial do you watch, which serial does your mother watch, which serial do you watch। इसके बाद आप मदर के बाद आप चेंज कर दीजिए, आप अपने आप को लिखिए which serial I like the most is कहानी घर घर की। वो तो बहुत पहले आता था, अभी इस समय जो भी सीरियल आता हो टीवी पर बहुत सीरियल आते हैं, वो आनंद जी वाला एक सीरियल आता है। तो which serial do I most is क्या नाम हो सीरियल का, जो भी हो, आई डोंट रिमेम्बर, हमें याद नहीं सीरियल के नाम। जो आपको पसंद हो आप उसे कह सकते हैं द सीरियल आई लाइक द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा जो सीरियल पसंद है वो ये है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच सीरियल डू यू लाइक द मोस्ट, तो आपने आंसर दे दिया आई लाइक द सीरियल
द नेम एंड देन द मोस्ट। उसके बाद विच सीरियल डज योर मदर लाइक, तुम्हारी माँ कौन सा सीरियल पसंद करती है, तुम्हारे पापा कौन सा सीरियल पसंद करते हैं। डू यू लाइक द रियलिटी शोज, या आई लाइक विच रियलिटी शो डू यू लाइक द मोस्ट, विच रियलिटी शो डू यू लाइक द मोस्ट। इस तरह के जब दो लोग आपस में बैठ के आप फ्रेंड सर्किल में कन्वर्सेशन करेंगे तब छोटे छोटे सेंटेंस आपके मुंह से निकलेंगे और तभी जा करके आपके आंसर्स आएंगे। और ये स्टार्टिंग होती है। जब भी आप स्पीकिंग करने की सोचते हैं तो आपके स्पीकिंग करने के लिए दो लोग चाहिए और दो लोगों में एक सवाल करेगा दूसरा जवाब देगा। जब तक सवाल नहीं होगा तब तक आप जवाब नहीं देंगे। आप अपने आप से जवाब थोड़ी दे पाएंगे। या आप किसी चीज़ को कोई बता रहे होंगे, जब आप कुछ बताते हैं तो भी सामने वाला उसका सवाल करता है, तो सवाल को समझना और सवाल को खुद बोलना ये भी आना चाहिए। और इसी वजह से ये वीडियो आप सभी के लिए है। यहाँ पर हो गया कौन सी या कौन सा, इन विच, फ्रॉम विच और विद विच। कभी कभी कोई प्रीपोजिशन आ जाती है तो वो प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस देख लीजिए। इन विच का तुम किस शहर में रहते हो, तो यहाँ पर इन आ गया है। इन विच शहर या इन विच सिटी, आई एम सो सॉरी, इन विच सिटी डू यू लिव, इन विच सिटी डू यू लिव। बस हो गया। इन विच सिटी डू यू लिव, इन विच सिटी डू यू लिव, तुम किस शहर में रहते हो। आई लिव इन प्रयागराज, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन वाराणसी, आई लिव इन कानपुर, आई लिव इन फतेहपुर, आई लिव इन जौनपुर। अब ये क्वेश्चन पूछने वाला जरूरी है कि आपसे क्वेश्चन पूछे, तो आप क्यों ना क्वेश्चन पूछ लें पहले से। जब आप क्वेश्चन पूछ लेंगे तो यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस व्हाइल आस्किंग। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है और तब आपका कन्वर्सेशन हो सकता है 2 से 3 मिनट कंटिन्यू रहे। अदरवाइज यू विल जस्ट कीप वेटिंग फॉर being asked and then you just keep waiting. You won't be asked anything because the another one also thinks like that and you are also thinking the same. तो दोनों सोचते रहते हैं and the conversation breaks. कन्वर्सेशन होती नहीं, खत्म हो जाती। वह किस ग्रुप से है, किस ग्रुप से है। फ्रॉम विच ग्रुप, यहाँ पर से वर्ड आया तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम विच ग्रुप, फ्रॉम विच ग्रुप इज ही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस स्कूल से तुम्हें कॉल आया, हाँ किस स्कूल से तुम्हें कॉल आया। हो सकता है कोई आपके घर में हो, इंटरव्यू के लिए गया, या हो सकता है कोई आप एडमिशन कराने के लिए जा रहे हो तो आपसे किसी ने पूछा तुम्हें किस स्कूल से कॉल आया, तुम्हें किस ऑफिस से कॉल आया, किस कंपनी से तुम्हें कॉल आया। तो यहाँ पर से वर्ड आ रहा है, इससे आप फिर कहेंगे फ्रॉम विच स्कूल डिड यू रिसीव, आया था यहाँ पर आपने रिसीव किया, रिसीव द कॉल। From which school did you receive the call? 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 बड़े बड़े लंबे लंबे जो सेंटेंस होंगे ना बेटा, उस सेंटेंसेस में हमेशा याद रखिएगा आप ब्रेक करके बोलेंगे। अगर आप ब्रेक करके नहीं बोलेंगे तो फिर आपका स्ट्रक्चर टूटेगा, क्योंकि टूट जाने पर फिर आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो आप देख लें कैसे बोलना है। फ्रॉम विच स्कूल डिड यू रिसीव द कॉल, फ्रॉम विच स्कूल डिड यू रिसीव द कॉल। तो आप इसको फ्रॉम विच स्कूल ये एक साथ बोल सकते हैं, डिड यू रिसीव द कॉल ये एक साथ बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक साथ निकल सकता है। डिड यू रिसीव द कॉल, डिड यू रिसीव द कॉल, डिड यू रिसीव द कॉल, डिड यू रिसीव द कॉल। फ्रॉम विच स्कूल डिड यू रिसीव द कॉल, फ्रॉम विच स्कूल आर यू रिसीविंग द कॉल, फ्रॉम विच स्कूल आर यू रिसीविंग द कॉल, फ्रॉम विच स्कूल आर यू रिसीविंग द कॉल, फ्रॉम विच स्कूल हैव यू रिसीव द कॉल, फ्रॉम विच स्कूल हैव यू रिसीव द कॉल, फ्रॉम विच स्कूल हैव यू रिसीव द कॉल। नेक्स्ट है किस कंपनी के साथ तुम्हारा संबंध है। अब यहाँ पर 7 शब्द आ गया तो आप कहेंगे विद विच, विद विच कंपनी, विद विच कंपनी, विद विच कंपनी, विद विच कंपनी, विद विच कंपनी। विद विच कंपनी, यहाँ पर प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में डू यू हैव टाई अप, बस विद विच कंपनी डू यू हैव टाई अप, डू यू हैव टाई अप, डू यू हैव टाइड अप नहीं लिखना बेटा। डू यू हैव टाई अप ये एक नाउन के तरीके से, फ्रेज के तरीके से यूज किया गया है। यहाँ पर हैव शब्द मेन वर्ब के रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब ये है। विद विच कंपनी डू यू हैव टाई अप, किस कंपनी के साथ तुम्हारा टाई अप है या संबंध है। फिर है किस लड़के से तुम्हारी लड़ाई हुई, विद विच, विद विच, विद विच बॉय। आप इसे किस लड़के से तुम्हारी लड़ाई हुई को ये भी बोल सकते हैं तुम्हारी किससे लड़ाई हुई, तो वहां पर आप हूं शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन किस लड़के से जब बोला जाएगा तो लड़का शब्द की वजह से वहां पर विच लगा है, क्योंकि वहां पर फिर एक ऑब्जेक्ट के रूप में उसको माना गया, इसलिए वहां पर विद का प्रयोग विच के साथ करेंगे। अदरवाइज आप ये कहेंगे किसके साथ लड़ाई हुई तो ऑफकोर्स देयर विल बी अ मैन, और मैन के लिए हम हु और हुम का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में ये आए किस लड़के के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है, तो आप यहाँ कहेंगे कि विद विच बॉय डिड यू फाइट, तुमने लड़ाई की, बस
ठीक, ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। अभी और भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में आपको देंगे। फिलहाल आज इस वीडियो का इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। इन सारे सेंटेंसेस को पहले लिख लीजिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वर्ड्स आप बोल रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस वर्ड्स का इस्तेमाल अपने बनाए हुए सेंटेंसेस में करिए और बोलना शुरू करिए और पहले खुद से बोलिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से क्वेश्चन वर्ड्स पर मिलेगी और भी अभी कम से कम 10-12 क्वेश्चन वर्ड्स बचते हैं जिनके ऊपर हम लोग बहुत ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स का जवाब फिर आपके नेक्स्ट वीडियो होगी। इफ़ आई डोंट फाइंड द कमेंट्स तो फिर कुछ और नया लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये अभी क्वेश्चन वर्ड्स की वीडियो कंप्लीट नहीं होती है। क्वेश्चन वर्ड की वीडियो एक बार फिर से आने वाली है, बट आई लाइक द कमेंट्स। कमेंट जरूर आने चाहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन।